नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेहत और स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम मेडी टॉक्स में और मैं हूं पूनम शर्मा। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्त्री रोगों की। जी हां, कैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं और छोटी छोटी असावधानियों की वजह से अपनी सेहत के साथ खेल रही हैं। तो कैसे वो इन रोगों से बच सकती हैं और किस तरह की सावधानियाँ उनके लिए ज़रूरी हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शशि गुप्ता, जो कि जनाना अस्पताल की अधीक्षक हैं। डॉक्टर शशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम मेडी टॉक्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या महिलाएं अपनी सेहत को लेकर जागरूक हुई हैं या नहीं? महिलाएं अगर हम पहले से कंपेयर करते हैं तो ज़रूर जागरूक हो गई हैं, क्योंकि अब आजकल उनको टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और वैसे भी पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट कई तरह के एडवर्टीज़मेंट वगैरह देती हैं, उससे जागरूकता अस्पतालों में या जहाँ भी जाती हैं वहाँ से उनको मिलती हैं। लेकिन ये जागरूकता समान नहीं है। जैसे गाँवों में अभी ये जागरूकता कम है, पहले से ज़्यादा तो हो गई है, पर अभी कम भी है, क्योंकि कुछ तो जो उनको मिल रहा है वहाँ जाके अस्पताल में या उनके घर पे भी आकर अगर वो करती हैं और बताती हैं महिलाओं को, तो कई महिलाएं उसको नहीं उनसे मिल पाती और पूरा उसका जो नॉलेज है वो नहीं ले पाती। लेकिन हाँ, पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जागरूकता बहुत बढ़ गई है। जी, तो डॉक्टर, दर्शकों को ये भी बताएं कि आजकल ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो जिस तरह से वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका यूज़ किस लिमिट तक सही है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक सीमा तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में शादी होते ही थोड़ा सा अंतर हम चाहते हैं हो, ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ सकें और उनको समय मिल सके, ताकि वो अपनी प्लानिंग करके और जब भी सोचें प्रसव के लिए तैयार होके ही उनको गर्भ धारण करना चाहिए। उस समय के लिए अगर वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करती हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, पर हाँ, अलग अलग उम्र के लिए और अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। जैसे शादी होते ही शुरू में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो अलग होते हैं, और बाद में एक संतान के बाद जब समय देने के लिए, अंतर देने के लिए होते हैं, वो हम अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर, आपके कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी एज के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है? एज के अकॉर्डिंग, हर एज के हिसाब से अलग उसको होता है। और कोई जटिलताएं तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मोटापा ज़्यादा है, उस हिसाब से उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उस हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। या पहले किसी के ऑपरेशन हो चुका है या पहले किसी के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उन सब के लिए आज हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसमें कई तरह के हैं, इतने तरीके के हैं कि अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग हम उनको बता सकते हैं। तो डॉक्टर, एक पेशेंट मतलब कैसे पता लगा सकता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव उसके लिए सही है, और अगर उसने गलत ले लिया है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से जाके मिल के ही चालू करना चाहिए, ताकि शुरू में उसको क्या तकलीफ़ है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या उसको कोई गायनी तकलीफ़ तो नहीं है, उसके हिसाब से उसको वो प्रिस्क्राइब करें, ताकि वो डॉक्टर उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बता दें। कि जैसे अगर शुरू में शादी होते ही किसी को चाहिए तो हम कॉपर्टी वगैरह नहीं इस्तेमाल करने देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्डोम या इन्हीं पर ज़्यादा हम उनको बताया करते हैं, क्योंकि कॉपर्टी वगैरह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसी हिसाब से अगर एक प्रसव के बाद में अंतर देने के लिए अगर उनको चाहिए तो उसमें ये हो सकता है कि वो कॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद भी लग सकता है, कुछ दिनों बाद भी लग सकता है, कुछ महीनों बाद भी लग सकता है, या अगर वो उनको सूट नहीं करता है तो कुछ गोलियां आती हैं जो कि मिनी पिल्स कहलाती हैं, जिसमें एक ही तरह का हार्मोन होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें उसका दूध कम नहीं हो या दूध की क्वालिटी पे असर नहीं पड़े,
उस हिसाब के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। जी डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर डिलीवरी के तुरंत बाद यूज़ किए जाएँ तो कोई हार्मफुल तो नहीं होते हैं? उसमें कोई हार्म नहीं है, बस उसके लिए 2-3 तरह के अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो रूटीन पिल्स मालाडी वगैरह होती है वो हम नहीं इस्तेमाल करने देते, क्योंकि उससे दूध में प्रॉब्लम हो जाती है। मिनी पिल्स आती हैं, प्रोजेस्टेरोन वाली पिल्स, वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और कॉपर टी इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी कॉन्डोम में कोई दिक्कत नहीं होती, पर उसका सही इस्तेमाल का तरीका उनको आना चाहिए। वो अगर विशेषज्ञ के पास जाएंगी तो उनको सही तरीके से बता देंगे कि इसमें किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, ताकि उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहें। मतलब आपका कहना है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से पहले हमें किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए? वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई भ्रांतियाँ होती हैं, वो भी उनके दिमाग से निकल जाएंगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक मरीज़ की ज़रूरत अलग होती है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के हिसाब से, या उसकी गायनी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर उसको देख के और सही कॉन्ट्रासेप्टिव उसको बता सकते हैं। जी, तो डॉक्टर, प्रेगनेंसी प्रिकॉशन का कौन सा तरीका आप रिकमेंड करते हैं फीमेल्स में? मतलब वही कॉन्ट्रासेप्टिव का आप हाँ, जानना हाँ। चाह रही हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव का जैसे मैंने आपको बताया, अगर शादी के इमीडिएटली बाद चाहिए उनको, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए। उसमें भी आजकल बहुत कम डोज की आ गई हैं जी, और उसमें 2-3 तरह की और आती है। जैसे किसी मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो उसका वज़न नहीं बढ़े बल्कि उसको कम करने में सहायता मिले, ऐसी भी पिल्स आती हैं। उस तरह की पिल्स ज़्यादा प्रेफर हम करते हैं, या अगर कॉन्डोम से उसका काम चल जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में कॉपर टी वगैरह इस तरह के हम इस्तेमाल नहीं करने देते, इसके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कई तरह के केमिकल्स आते हैं जो कि इंसर्ट करने के लिए होते हैं, पर वो भी इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी हम ज़्यादातर मना ही करते हैं। जी। तो डॉक्टर, पिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी पर इफेक्ट डालता है? अगर मरीज़ की एज ज़्यादा है, 35 से ऊपर है, या वो स्मोक वगैरह करती है, या उसको ब्लड प्रेशर है, तो इन कंडीशंस में पिल्स का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। बल्कि आजकल जो पिल्स आ रही हैं इतनी कम डोज़ की आ रही हैं, उनमें हार्मोन्स इतने कम हैं कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं होता। पहले ये भ्रांति थी कि उससे वज़न बढ़ता है, या बाद में बंद करने के बाद में बच्चा लगने में प्रॉब्लम होती है। यह बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बाय चांस 1-2 किलो अगर बढ़ता भी है तो जैसे ही पिल वो बंद करती है वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ओके। तो डॉक्टर, आजकल लड़कियों में ये देखा जा रहा है कि उनकी शादी 27 या 28 एज के आसपास होती है, तो उसके बाद उन्हें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो ऐसा क्यों? क्या एज की वजह से है ये प्रॉब्लम? 27-28 साल में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जैसे जो ओवरी से अंडा बनता है जिससे कि प्रेगनेंसी होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 20 से 25 के बीच में कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 25 से 30 में और कम हो जाते हैं, 30 से 35 में और कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एग बनता है ओवरी से उसकी एजिंग होने लगती है, वो इतने हेल्दी नहीं होते, और 35 के बाद में तो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए 1-2 साल के अंतराल के बाद में बहुत ज़्यादा इसमें भी देरी करना सही नहीं होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, उसके कारण तकलीफ़ हो जाती है। पर हाँ, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं उसके कारण बच्चा नहीं लग रहा, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसकी परसेंटेज प्रेगनेंसी की कम होती जाती है। जी डॉक्टर, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में आप कितना डिफरेंस सही मानते हैं? क्योंकि आजकल ये देखा गया है जैसे एक बच्चा हो गया तो दूसरे में फिर 7-8 ईयर्स लग जाते हैं, और फिर उसके बाद कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। यह बात सही है कि 7-8 ईयर्स के बाद करते हैं तो एक तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, दूसरी एक सोशल प्रॉब्लम भी आती है कि आजकल 2 बच्चे से ज़्यादा कोई करते नहीं, तो 2 बच्चों के बीच में जो एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि उनमें आयु का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 2 से 3 साल के अंदर दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए, जिससे कि तब तक महिला की आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, पति की आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, और दोनों बच्चों में एक कंपेनियनशिप भी रहती है, और जो स्टेमिना एक लेडी का होता है वो भी कम नहीं होता, वो उतनी ही एक्टिव रहती है और बच्चे का पालन पोषण ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती है।
जी, तो डॉक्टर जब एक लेडी कंसीव नहीं कर पाती है या ये कहें कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद सेकंड में उसे प्रॉब्लम आती है, तो फिर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर से? हाँ, अगर आयु बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और वो कोशिश कर रही है और फिर भी नहीं प्रेगनेंसी हो रही तो ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। कई बार तो बहुत ही छोटी मोटी तकलीफ़ होती है, हल्का सा इन्फेक्शन होता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। या कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के पति जैसे ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो जो समय अच्छा होता है, जिस समय प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो अवॉइड हो जाता है तो नहीं होती। तो इस तरह से काउंसलिंग से और दोनों से बातचीत करके एक डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि क्या कारण है, और उस कारण का निवारण करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार एग नहीं बनता है, वो एक प्रॉब्लम होती है, उसकी दवा देने से प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। कई बार कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे कि यह पता चलता है कि क्या कारण है, और उसका इलाज देने से प्रेगनेंसी हो जाती है। जी, तो डॉक्टर अब दर्शकों को बताएं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह की सावधानियां रखना ज़रूरी है? एक तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपने प्राइवेट पार्ट्स के भी हाइजीन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव अगर लेती हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए। और एक बात मैं बहुत ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ई पिल का बारे में सबको जानकारी तो है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेके हम ई पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ इमरजेंसी में ही अगर कभी उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं रखा है और उनका कांटेक्ट हस्बैंड से हो गया है, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बार बार महीने में 3-4 बार अगर इसका इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि उनको इसका पता नहीं होता, वो सोचती हैं कि रेगुलर पूरे महीने नहीं लेके हम 3-4 बार ले लेंगे तो इसमें क्या नुकसान है। उससे जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे उसके मेंसेस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह नहीं काम में लेना चाहिए, बल्कि इमरजेंसी में ही काम में लेना चाहिए। और जो भी उनको तकलीफ़ है, अच्छी तरह अगर वो डॉक्टर के पास जाके बताएंगी तो उनकी बॉडी को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव सही सूट करेगी, डॉक्टर उस हिसाब से उनको दे सकती है। उनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो या कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो कभी डॉक्टर से छुपाने नहीं चाहिए। जी, तो दर्शकों, कार्यक्रम में अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और डॉक्टर शशि गुप्ता से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मैडी टॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर शशि गुप्ता से। तो डॉक्टर बताएं, अगर किसी लेडी के बच्चा हुआ है और वो उसे फीड कर रही हैं तो उनके मन में ये रहता है कि दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर बच्चे को दूध पिला रही है लेडी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर उसमें ये 100% सही नहीं है। अगर वो बच्चे को 100% फीड करा रही है, ऊपर से फीड दे ही नहीं रही है, उसमें भी यह है कि दिन में कम से कम वो 6 बार कराती है, रात में कम से कम 2-3 बार कराती है, तो ही यह काम करता है सिस्टम, क्योंकि उसमें फिर एग नहीं बनता है और उसको प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा इस बीच में अगर उसको मेंसेस आ जाते हैं तो भी यह काम नहीं करता है, और यह डिलीवरी के 6 महीने तक 100% काम करता है। उसके बाद में उसको कोई ना कोई दूसरा तरीका अपनाना ही होता है। तो यह चीज़ सब लेडीज़ को अच्छी तरह समझना चाहिए कि 6 महीने तक अगर वो 100% अपना ही फीड दे रही है और दिन में और रात में दोनों टाइम दे रही है और उसे मेंसेस नहीं आए हैं, तो 6 महीने तक यह 100% यह सिस्टम काम करता है। उसके बाद यह 100% नहीं है, फीडिंग कम करने से या उसके मेंसेस आने के बाद भी यह 100% सही नहीं है। जी, तो डॉक्टर, अगर किसी महिला की बच्चेदानी में गांठ है तो क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर सकती हैं?
देखिए, गांठ तो छोटी मोटी कई बार हो जाती है, पर अगर सोनोग्राफी किसी कारण से कराती है, और कई महिलाएं हमारे पास आती हैं कहती हैं मेरे बच्चेदानी में तो गांठ है, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। ऐसा नहीं है, एक एक दो दो 10-10 मिलीमीटर की गांठें होती हैं छोटी छोटी, जिनका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे में हर तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव हम उनको दे सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ी गांठ होती है तो पहले उसका इलाज करा के फिर ही उससे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे 40 साल की उम्र के पास है, 45 साल की उम्र के पास है और छोटी गांठें हैं, तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे भी आते हैं जिनमें हार्मोन होते हैं जो गांठ को भी नहीं बढ़ने देते और एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करते हैं, या किसी को मेंसेस में रक्तस्राव ज़्यादा होता है उसको भी वो ठीक कर देते हैं। तो ये उसी तरह से मैंने जैसे आपको पहले बताया, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आजकल अवेलेबल हैं। जी, तो डॉक्टर अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो क्या वो लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकती हैं? फैमिली में अगर किसी को कैंसर है, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कुछ जांचें रेगुलरली शुरू में 2-3 साल में, फिर 1 साल में हम कराते रहते हैं, और ऐसा कोई नहीं है, पूरी मनाही नहीं है कि हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दे सकते, चाहे वो गोली हो, चाहे आईयूसीडी हो, चाहे कॉन्डोम हो, चाहे और कोई तरीके के हों। पर हाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि पिल्स देते हैं उसमें हमें ख़ास सावधानी रखनी है, और बहुत समय तक हम नहीं देते हैं, और साथ में उसके टेस्ट कराते रहते हैं। जी, तो डॉक्टर अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो क्या वो बच्चे को फीड करा सकते हैं या नहीं? HIV पॉजिटिव बच्चे को फीड भी करा सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन एक बार दिखाने के बाद में कुछ उसमें टेस्ट होते हैं, CD4 सेल काउंट वगैरह, वो कितना है, बहुत कम तो नहीं है, उसके बेसिस पे पहले उसको इलाज दिया जाता है, और उसके बाद में अगर वो चाहे तो प्रेग्नेंट हो सकती है। और डिलीवरी के समय बच्चे को, माँ को दवाई दी जाती है जिससे बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होता है, और फिर बच्चे को दूध वो पिला सकती है। तो मतलब ये जो सोचा जाता है, आम जनता जो ये सोचती है कि अगर लेडी HIV पॉजिटिव है तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा, ये 100% सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर समय पर उसको दवा दे दी जाती है तो बच्चा HIV पॉजिटिव बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि होगा। और भी भ्रांतियाँ जो हैं कि हाथ मिलाने से, पास बैठने से, साथ खाने से, ये सब HIV नहीं फैलाता है। और डॉक्टर HIV पेशेंट क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकता है? हाँ, HIV पेशेंट भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकती है। उसकी वही बात है, उस समय उसके टेस्ट क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो कितनी कमज़ोर है, और किस तरह के हम उसको दे सकते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं। तो डॉक्टर ये PPIUCD कुछ सुनने में आया है, ये क्या है, या क्या ये कोई नया तरीका है कॉपर-टी जैसा? इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, PPIUCD कंपैरेटिवली नया है, बहुत नया तो नहीं है, 1.5-2 साल हो गए हैं। इसमें इसको पोस्टपार्टम IUCD कहते हैं। ये एक तरह का कॉपर-टी ही होता है जो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में लेबर रूम में ही हम यूट्रस में लगा देते हैं। इसका लगाने का तरीका भी अलग होता है, या ऑपरेशन के तुरंत बाद इसको यूट्रस के ऊपर के हिस्से पे रख दिया जाता है। इसमें भी कॉपर-टी की तरह धागा होता है, पर यह ज़रूरी नहीं कि वह नीचे निकलता हो। इसकी जो मरीज़ इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और सबसे बढ़िया, जो औरतें बहुत बिज़ी रहती हैं, चाहे तो वो ऑफिस का काम करती हैं, चाहे बाहर का काम करती हैं, या बड़े परिवार में रहती हैं, घर में बहुत काम होता है, उन्हें बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए याद रखना कि आज मुझे गोली लेनी है या कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ये सब बिल्कुल नहीं होता। और ये आराम से वह 5 साल तक भी रख सकती है, लेकिन जब चाहे जब निकलवा सकती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इससे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर कुछ होता भी है तो जाके दिखा दे, तो छोटा मोटा कभी कोई तकलीफ़ होती है तो उसका निवारण दवाई देके हो जाता। जी, तो डॉक्टर गर्भावस्था में महिलाओं को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, और जो शहरी महिलाएं हैं या ये कहें कि वर्किंग वुमेन्स हैं, तो क्या उनको कुछ अलग सावधानियां रखनी होती हैं? देखिए, गर्भावस्था अगर सब कुछ सामान्य रूप से अच्छी तरह चल रहा है, नॉर्मल है, तो हम पहले 3 महीने, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही अलग अलग तरीके से होता है। पहले
तिमाही में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उल्टी वगैरह या जी मिचलाना ये ज़्यादा होता है, भूख नहीं लगती है या उसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उस हिसाब से उनको दवाइयाँ देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, उल्टी की दवाई देते हैं। फिर जो बीच की तिमाही होती है उसमें आयरन कैल्शियम वगैरह देते हैं, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए ब्लड भी उसको चाहिए, बोन्स भी बनती हैं। तो जो भी कुछ संतुलित भोजन भी अगर वो खाती है और सब कुछ अच्छी तरह खा भी रही है तो भी आयरन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, कैल्शियम की आवश्यकता भी होती है। तो वो गोलियां तो उसको लेनी ही चाहिए, जिससे कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी तरह हो पाए। जहाँ तक काम करने वाली महिलाओं की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें आराम करना चाहिए। सामान्य रूप से सब कुछ काम महिलाएं कर सकती हैं और काम करना तो अच्छा ही है, बल्कि हम तो कई बार एक्सरसाइजेज भी बताते हैं जिससे कि मांसपेशियां और हड्डियां ढीली हों, रिलैक्स हों, जो आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती हैं। इसके अलावा रेगुलर चेकअप उन्हें ज़रूर कराना चाहिए, खाने पीने का अपना ध्यान रखना चाहिए, जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो कि उनको रोटी और कोई मीठी चीज़ या आलू मटर वगैरह ऐसी चीज़ों से मिलते हैं, या प्रोटीन्स जो कि दूध, पनीर, दालें, अंकुरित मूंग मोट इनसे प्राप्त होते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स जो कि हरी साग सब्जियाँ और फ्रूट से प्राप्त होते हैं। आयरन हरी साग सब्जियों में भी बहुत अच्छी तरह प्राप्त होता है, और बाकी गोली भी उन्हें लेनी चाहिए। आखिरी महीने में और वैसे तो पूरे महीने में भी खून और पेशाब की जांच हम कराते रहते हैं। उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए जब जब बुलाते हैं उन्हें आना चाहिए, और ख़ास तौर से आखिरी तिमाही में ब्लड प्रेशर बढ़ना, सूजन आना या यूरिन में इन्फेक्शन होना, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खून की अगर कमी होती है तो बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है। ब्लड प्रेशर के कारण बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसलिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। साथ में यूरिन में जो चेंजेस ब्लड प्रेशर के कारण आ जाते हैं उसका टेस्ट करने से पता चल जाता है, और अगर समय पे इनका इलाज हो जाता है तो न तो माँ पे असर होता है न बच्चे की ग्रोथ पे असर होता है। पर अगर समय पे इन सब का इलाज नहीं होता तो फिर जटिलताएँ आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने से तानों की बीमारियाँ हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है, आंवल सूख जाता है, जिससे कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और कई बार समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ जाती है, या कई बार बच्चा हाथ से खोना भी पड़ता है। इसलिए रेगुलर चेकअप, अपना रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग या रेगुलर काम जो भी महिलाएं करती वो, और अपने खाने पीने का ध्यान पूरा रखना चाहिए और समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। तो डॉक्टर, दर्शकों को ये बताएं कि अगर ओवरी में गांठ है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? ओवरी में भी कई तरह की गांठें होती हैं। अगर छोटी मोटी गांठ होती है जो कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस से ही होती है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा के पता चल जाता है किस तरह की गांठ है, क्या दवाइयों से ठीक हो जाएगी और प्रेगनेंसी आराम से हो जाएगी, या उसे निकलवाने के बाद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है। और अगर कोई छोटी मोटी गांठ कम उम्र में, चाहे वो कैंसर ही हो जाती है, लेकिन वो फैली हुई नहीं है, तो भी उसको निकालने के बाद में और टेस्ट करने के बाद में कि बाकी सब सही है और दूसरी ओवरी सही है, फिर भी उस महिला को प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर ओवरी में गांठ वाली महिला को मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चाहे वो तो कर सकती हैं? कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो नॉर्मली हम नहीं देते। बाकी जैसे IUCD है, कॉपर टी है या कॉन्डोम है, इसके इस्तेमाल में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ओवरी में किस प्रकार की गांठ थी, अगर वो हार्मोन्स से बढ़ती है तो ऐसे में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई बार नहीं भी देते। ओके। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकता है? हाँ, डायबिटीज़ में भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। उसमें वही बात है कि जिसकी डोज कम होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव हम उनको दे सकते हैं। और पहले हम ये देख लेते हैं कि डायबिटीज़ के कारण कहीं बच्चेदानी में या नलों में उसको कोई सूजन या इन्फेक्शन नहीं हो, फिर हम उसको उसी हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। ओके। अगर पेशेंट में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ है तो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का साइड इफ़ेक्ट होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि हाई डोज होते हैं या जिनमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं वो हम नहीं देते हैं,
कम हार्मोन्स वाले फिर भी दे सकते हैं, पर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ कितनी बढ़ी हुई है या ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा है और साथ में महिला की उम्र क्या है। तो ऐसा कोई मना ही नहीं है कि हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दे सकते। तो डॉक्टर, हमारे दर्शकों को ये पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर शशि गुप्ता ने हमें बताया कि महिलाएं अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में छोटी छोटी सावधानियां रखकर भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।